नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जो बात करी थी दोस्तों, उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसी के बेस पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके कमेंट कर दीजिए कि इस क्लास का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के हैं और आपको यहाँ पे बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई बोर्ड से हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, आरबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा एकदम यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि 10 ब्लैक बॉल दी हुई है आपको और 5 क्या दी हुई है दोस्तों, 5 आपको क्या दी हुई है, व्हाइट बॉल्स दी हुई है। ठीक है, तो 5 व्हाइट हो गई और 10 ब्लैक बॉल हो गई। जैसा कि आपने देखा तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 ब्लैक बॉल्स, चेक कर लेते हैं एक बार, 10 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल और 5 क्या है, व्हाइट बॉल है। चलिए, तो आपको आगे बोला गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, उसकी उठा के उसको साइड में नहीं रखना है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, उठा के साइड में उसको रखना है और वापस से उसको उसमें नहीं डालना है। जो विद रिप्लेसमेंट होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसमें ये होता है कि कोई भी बॉल आपने पिक करी रैंडमली, ठीक है, रैंडमली आपने उस बॉल को उठा लिया और उस बॉल को उठा के साइड में रख दिया, वापस से उसको यहाँ पे उसमें नहीं रखा, उस बैग में नहीं रखा या उस एंड में नहीं रखा, उस थैले में नहीं रखा आपने और उसको साइड में रख दिया, इसको हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये अपने को फर्क अपने को पता होना चाहिए, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और मैंने एक बात बताई थी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर कि क्या पूछा जाता है आपको, जब भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट दिया जाए और यहाँ पे दो इवेंट एक साथ दिए जाएं आपको, तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। और होता क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 ब्लैक बॉल हैं और 5 व्हाइट बॉल हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, ठीक है। आगे मान लीजिए कलश में से प्रत्येक गेंद को निकालना एक प्रायिकता है, समसंभाव्य है। तो दोनों काले गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है, दोनों की दोनों ब्लैक होनी चाहिए, बोथ आर ब्लैक्स, ठीक है। तो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पहला इवेंट हो गया कि फर्स्ट बॉल जो है हम वो ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा इवेंट हो गया हमारा सेकंड बॉल को ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक इवेंट ई मान लिया, एक इवेंट एफ मान लिया। कैसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं देखिए। अब यहाँ पे ई हो गया हमारा, एफ हो गया, फर्स्ट और सेकंड इवेंट हमने मान लिया। तो मैंने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है। जब पहली बॉल जो है उसको ड्रॉ किया हमने तो क्या आया हमारा, 10 ब्लैक बॉल्स थी हमारी और टोटल बॉल्स कितनी थी, 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं इससे, 5 2 10 और 5 3 15, तो 2/3 आ जाएगा, 5 से ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया दोस्तों, 2/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकाला जाता है, जो हमारी यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम लगाते हैं उसमें दो इवेंट्स के लिए लगाते हैं। तो पहला इवेंट तो आ गया, अब दूसरा इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई आ गया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई आ चुका हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा। अब टोटल में से एक बॉल तो कम हो गई, ऑलरेडी आप निकाल के साइड में रख चुके हैं, ठीक है, ब्लैक बॉल को। तो यहाँ पे 14 ही रह गई टोटल में से, और यहाँ पे ब्लैक बॉल की थी पहली वाली, तो क्या रह गई, एक ब्लैक बॉल पहले निकाल चुके, तो कितनी रह गई, 10 - 1 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो यहाँ पे 9 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही हमारे पास 9/14 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और ये होता क्या है अभी आपको बताऊंगा, पी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पी एफ ई, ठीक है। कब एफ की प्रोबेबिलिटी, जब ई आ चुका हो। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9/14 इंटू 2/3, ठीक है। तो 9/14 यहाँ पे रख दिया और इसके लिए 2/3 रख दिया। इसको सॉल्व किया दोस्तों तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14, तो आंसर कितना आया, 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3/7 आ गया। ये 3/7 है क्या, ये प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास जहां पे दोनों बॉल जो है वो क्या हो, ब्लैक हो। अब यहाँ पे समझना होगा हमें, मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था कि पीएफई जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो पीएफई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एफ का इंटरसेक्शन किसके साथ, ई के साथ, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था, और डिवाइड हो जाता है पी के साथ।
अब ये p जो है यहाँ पे क्या है, बेस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जाके ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सीमा पार चला जाएगा, तो ये सीमा पार चला गया और p के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3/7 आ गया। और ये क्या है हमारा, जो ये 3/7 आया ये है क्या, ये f का इंटरसेक्शन ही तो है e के साथ, यस और नो, f का इंटरसेक्शन ही तो है e के साथ, मतलब e और f में जो भी कॉमन चीजें हैं वही तो है। जब e आ चुका है तब f की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें से कॉमन पार्ट है, उसमें से जो कॉमन पार्ट है वही तो हमें निकालना है, क्योंकि भाई बॉल्स तो सारी सेम है, सारे काम सब कुछ सही है। उसमें भी आपको कितना आ रहा है, 10/15 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 9/14 आ रहा है, तो ऑलरेडी 9/14 जो है वो तो कवर हो चुका है। और जो पार्ट आपने छोड़ा है, जो गेंद आपने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल दी है, वो चीज इसमें कवर नहीं हुई है 3/7 में। इसका मतलब ही तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है कि ये वाला पार्ट f इंटरसेक्शन e और e इंटरसेक्शन f दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जल्दी से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया यहाँ पे। तो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर वापस से विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब किस पे क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप एक बार लैंग्वेज को समझ लें, एक बार अगर आप लैंग्वेज को क्रैक कर गए तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, what is the probability that first 2 cards are kings and the third card drawn is an ace। मतलब इक्का होना चाहिए, पहले दो तो बादशाह होने चाहिए और तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। ट्रांसलेट भी कर दिया आप लोगों के लिए। जल्दी से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए और देखिए कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 इवेंट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 इवेंट्स के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। पहला है हमारा, हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें बेसिकली निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला किंग, दूसरा किंग और तीसरा क्या, ए बोले तो इक्का हमारा एज जो है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये निकालनी, ये कब आएगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल लूं पहले, उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ के आ चुका हो तो दूसरे के की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जब दोनों के आ चुके हो तब यहाँ पे क्या, दोनों के आ चुके हो तब यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी मतलब एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी दोस्तों, इसी पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगा। अब मुझे बताइए 52 कार्ड का शफल डेक, मतलब जो है 52 कार्ड्स का एक डेक है, ठीक है ना। अब 52 कार्ड्स के अंदर आपको जो है एक किंग को निकालना है। अब किंग कितने होते हैं हमें पता है, 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, 4 बादशाह होते हैं क्या पत्तों के अंदर, और 52 यहाँ पे क्या है हमारे टोटल कार्ड्स हैं। निकाल लिया किंग, साइड में रख लिया, पॉकेट में रख लिया, लेके भाग गए, एक जना लेके भाग गया, बाकी सब वहीं बैठे रहे। अब यहाँ पे दूसरी बार में जब हम किंग को निकाल रहे हैं, जब एक बार एक किंग को निकाला जा चुका है, इसलिए हम इसको के फ्लैश करके के लिखते हैं कि के हो चुका है तब के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझिए आप बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 ही रह जाएगा, और ये कितने रह जाएंगे, अब किंग भी तो एक कम हो गया दोस्तों, तो क्या हो गया, किंग भी तो एक कम हो गया, तो 3/51 हो गया। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। वो क्या होता है हमारा इक्का कब आएगा, जब दोनों के दोनों बादशाह आ चुके हों और उनको निकाल लिया गया हो। तो 52 में से अब कितने पत्ते रह जाएंगे, केवल 50 पत्ते ही रह जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो एस जो पत्ते होते हैं, इक्के कितने होते हैं, हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो वो तो यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि पहला इक्का ही तो ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो इन तीनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जितना हो सकता है, ठीक है, जितना आसान कर सकते हो आप इसको उतना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारा 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21। ऊपर क्या आया आपका, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 13 जा, तो ऊपर आया आपका 2/13 इंटू 17 इंटू 25। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं डिनोमिनेटर की, सबको कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू किसकी आएगी आपकी, पी के, आपका जो पी क्या आएगा वैल्यू, पी के ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और एस जो आएगा हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 बादशाह आए पहले, तो पहले ड्रॉ में 2 आ जाए, फिर बाद में एक इक्का आ जाए,
तो यहाँ पे तीनों ड्रॉ के बारे में बताया हुआ है। तो मैंने क्या बोला आपको कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आप मोर देन इक्वल टू 2 इवेंट्स के लिए यूज करते हैं, या तो 2 इवेंट हो या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो, उसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, जो एक के बाद एक आता जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। अब मैं आगे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करूंगा, इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन करूंगा। जब तक आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए। तो यहाँ पे आपने इसको लिख लिया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन। अब तक हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देखें, इंट्रोडक्शन में देखें, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है उसके बारे में देखें, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, a die is thrown if E is the event, the number of appearing is a multiple of 3, and F be the event, the number of appearing is even, then find the whether E and F are independent। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्वेश्चन आपको जो है इस तरीके से दिया जाता है, ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट यहाँ पे बोल रहा है, तो उसे समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता लगता है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन कैसे पता किया जाएगी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर लगेगी। तो देखिए यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे कीवर्ड ऑलरेडी है, तो ऐसे पता लगाया जाता है। और भी आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को देखा जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी है, आप जाके फटाफट से पॉज कर ले वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला इवेंट है हमारा ई, ठीक है, पीई उसका निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। पहले एक बार आपको सैंपल स्पेस वगैरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डाई आप थ्रो कर रहे हैं। तो ये डाई इज थ्रो इफ ई इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे पहला इवेंट है हमारा। पहले सैंपल स्पेस लिख लो कि डाई में क्या क्या है, यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या आते हैं हमारे पास। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैसे लिखेंगे, जब आपको बोला गया कि मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा। तो ई इवेंट के अंदर कौन कौन आएगा, पहले ई के बारे में ही लिख देता हूँ। ई इवेंट में कौन कौन आएगा, तो ई इवेंट में हमारे पास आएगा दोस्तों 3 और 6, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो यहाँ पे 2 ही नंबर्स हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस और नो। तो समझ आ रहा होगा आपको। आगे देखिए एफ इवेंट के बारे में क्या लिखूंगा, यहाँ पे एफ इवेंट के बारे में लिखूंगा। एफ इवेंट बोला गया है कि एफ बी द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो इवन नंबर क्या होता है हमारे इवन नंबर होते हैं 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 इवन नंबर होते हैं। सम संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, 2, 4, 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा हमारा 2/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा यहाँ पे दोस्तों 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक 1/3 आया, एक 1/2 आया। अब हमें चेक करना है कि क्या बताना है हमें कि बात हमें फाइंड करना है वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो आपको पता करना है कि ई एंड एफ जो है वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम पता कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ई का इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा, किसके साथ, एफ के साथ। अब देखो ई और एफ में से कॉमन क्या क्या है, ई और एफ में से कॉमन क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे इसका ई इंटरसेक्शन एफ लिखूंगा, तो उसके लिए मेरे पास देखिए क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 6 है और 6 है, केवल एक 6 ही जो है वो क्या है, कॉमन है। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखूंगा दोस्तों, 1/6 लिख दूंगा। अब यहाँ पे ये तीनों चीजें मैंने फाइंड कर ली। कभी भी इंडिपेंडेंट आपको चेक करना है तो आज ये कॉन्सेप्ट लेके चले जाइए कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आना चाहिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। अगर ये वेरीफाई करता है ये इक्वेशन, इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों के दोनों ही इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे कोई इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो चेक करते हैं। इसका वैल्यू आया हमारे पास 1/6, इसका वैल्यू आया हमारे पास 1/3, इसका वैल्यू आया 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1/6 इक्वल टू किसके आ रहा है, 1/6 के ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। क्या है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। वी कैन से कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो उम्मीद करता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं वो आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपने इस पूरा का पूरा एकदम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में और कुछ बता देता हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, तो क्या है, एक दूसरे के साथ उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। मतलब अगर एक इवेंट हो गया तो वो सेपरेटली हो रहा है,
दूसरा जो इवेंट हो गया वो भी क्या हो गया, सेपरेटली हो गया। तो ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन चेक कर लो दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर on the first throw and B the event odd number on the second throw, check the independence of the events A and B। आपको ये बोला गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखा जाए तो वापस से आपको कैसे पता लगेगा, ये इंडिपेंडेंस जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट इवेंट की तरफ खींच रहा है। ये उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आपसे ये बोला गया है, आपको करना भी यही है, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। तो इन दोनों का इंडिपेंडेंस चेक करना है हमें, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप पोस्ट करके सॉल्व करिए, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, इससे आपको क्लियर हो जाए। अब आपको बोला गया है कि एक अनबायस्ड जो है डाई है। अब अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है बायस्ड हो, मतलब वो एक तरह से क्या होता है, अपना साथ देने वाला कोई वो नहीं है डाई, वो क्या है, अनबायस्ड है, वो बिल्कुल अलग है। तो अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए विद ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। अब मुझे बताइए यहाँ पे अनबायस्ड डाई जो है उसको कितनी बार थ्रो कर रहे हैं ये लोग, 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से 2 बार पासे को उछाला जा रहा है। तो 2 बार के लिए यहाँ पे टोटल इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, आपको बताया था मैंने टेबल बना के, 36 होते हैं दोस्तों। आप लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 वाली टेबल जो है पूरी, जो हम 9th 10th 11th में पढ़ते हुए आए हैं, उसी चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2 बार अगर डाई को उछला जाएगा तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे मेरे, 36 हो जाएंगे। अब मेरे को बोला गया कि ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, अगर पहले में ओड नंबर आए तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों। अब 1 से लगा के 36 में कितने नंबर ओड होते हैं, सीधी बात है, आधे ओड आधे इवन, सीधी सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे आधे ओड हो जाएंगे और आधे इवन हो जाएंगे। तो 18/36 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा मेरा, वो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, वापस से ओड नंबर आ रहा है तो वापस से 18/36 हो जाएगा। मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल में तो सोचना पड़ता था कि जब ई हो गया तब यहाँ पे एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेकिन अब यहाँ तो ई भी सेपरेट है, एफ भी सेपरेट है। यस और नो, देखो डिफरेंट करना सीखना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है उसको जानना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ पे P हो गया, PF हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 1/2, ये भी कितना हो गया, 1/2। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या पता है कि जब अगर आप E का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, अब इस इवेंट में A नाम दिया हुआ है तो आप भी A दे दो, कोई बात नहीं। किसी को कंफ्यूजन हो जाएगी सर आप EF लिख रहे हो, वहां पे हमें A और B दे रखा है, तो एक ही बात है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ गया और ये क्या हो गया, PA इंटू क्या हो गया मेरा, PB हो गया। बस कुछ नहीं करना, यही तो मेरी यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए है। अगर ये सेटिस्फाई तो बोल देंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये सुन लो। तो यहाँ पे जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो 1/2 और 1/2 तो आ गया दोस्तों, 1/2 और 1/2 तो आ गया। अब P का A के साथ इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, A के साथ इंटरसेक्शन B का क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके लिए पूरी टेबल बनाने, 1 1 1 2 1 3, उसमें से जो कॉमन पार्ट है पहले 18 लिख लें, जिसमें सम संख्याएं आ रही हो, जिसमें क्या हो रहा हो, इवन नंबर्स आ रहे हो, सारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ऑड नंबर्स ऑन द फर्स्ट रो, मतलब सारी की सारी विषम संख्याएं जो है वो आ रही हो, आपकी ऑड नंबर्स आ रहे हो, उनको आप लिख लें, उनको मार्क कर लें। ये हमारा पहला इवेंट हो गया, ये दूसरा इवेंट हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, अगर आप उनको निकालेंगे तो 9 नंबर्स आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, कॉमन मिलेंगे। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है, 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ऑड नंबर हैं। अब इन दोनों में से बहुत सारे पार्ट जो है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, और बहुत सारे पार्ट जो होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, उनको साइड कर देंगे, बचेगा कितना अपना 9/36। इसको अगर आप लिखोगे तो आसानी से समझ पाओगे, आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो 9/36 को अगर सॉल्व करें तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 को रख देंगे। अब 1/4 इक्वल टू 1/4 ही आ रहा है, आप चेक कर लो, 2 2 जा 4 होता है, तो 1/4 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यस और नो, A और B दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद द पी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सारी वैल्यूज आपको दे देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे दिया, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए ई एंड एफ जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या करना है, बेसिकली हमें करना तो यही है, यहीं पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए सारा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप चेक करें, ई और एफ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि पी जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी और पी एफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए मेरा,
पी के इंटरसेक्शन और एफ के साथ, यस और नो। अब यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी में पी जहां भी बोल रहा हूँ, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, यस और नो। पी एफ बोल रहा हूँ, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। आप समझिए ये बात को, ठीक है, मैं शॉर्टकट उसका पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ तो हमें 1/5 दे रखा है, आपके सामने दे रखा है। पी हमें कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमें, 3/10 दे रखा है। अब बताओ ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर ले, 9/50 ये आ रहा है, ये सॉल्व होगा नहीं, ये कभी भी 1/5 के इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। मैंने बताया था कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल आ जाए, तो ये इंडिपेंडेंस को नहीं शो करते, किसको करते हैं, डिपेंडेंट को शो करते हैं। मतलब दोनों के दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको क्लियर हुआ होगा। बिफोर द फर्दर प्रोसीड, आप उससे पहले इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको देख लिया होगा, क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सारे पांचों क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं और अच्छे से आपको इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को आपसे रूबरू करवा दिया है। आपको आसानी हो जाएगी, अब जाके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। मैंने लास्ट क्लासेस में इनका इंट्रोडक्शन दिया था, किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो है इनका डेरिवेशन होता है, कैसे हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी और आप आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।